मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरियाणा का दौरा रहेगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते नजर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको, आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। आज वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, मंत्री बनाए जाएंगे, सीएम डिप्टी सीएम, ये सब कुछ आज तय होने वाला है वहां पर। और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचेंगे और इस लिहाज से आज का उनका ये महत्वपूर्ण हरियाणा दौरा। हरियाणा में जबरदस्त प्रचारक के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई थी उसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी एक बार फिर से 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद सत्ता में लौटी है और जो जीत का सेहरा है वो आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के सर पर बंधने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में, इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रहेगी। हरीश खन्ना हमारे साथ है, संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, आज हरियाणा दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कितने बजे रवाना होंगे, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है? देखिए शिल्पा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पे रहने वाले हैं, क्योंकि आज हरियाणा में नई सरकार की शपथ समारोह है और उसमें जो बतौर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भी पहुंच रहे हैं। उनके जो सम्मान समारोह है उसमें प्रतिभाग करने सीएम धामी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका हरियाणा चुनाव के दौरान रही है। जिस तरह से प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक जगह देने का काम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया था, उसी कड़ी में आज उनका हरियाणा दौरा है। और इससे दौरे के दौरान जो सीएम समारोह, जो शपथ ग्रहण है, वहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री अपनी जो शिरकत है वहां पर करने वाले हैं। जी, और देखिए हरीश, कहीं ना कहीं ये ट्रैक वापस से रिपीट होता हुआ जो उत्तराखंड में हुआ था, जिस तरह से चुनाव से पहले उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया, पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, उसके बाद जीत के बाद फिर से उन्हीं के सर पर मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारियां सौंपी गई, ये सेहरा जीत का बंधा, कुछ वही ट्रैक यहाँ हरियाणा में भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही नायब सिंह सैनी के साथ हुआ जो कि पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड में हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नायब सैनी, वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया पुष्कर सिंह धामी को, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल वही ट्रैक नजर आ रहा है हरियाणा में भी। और जिस तरह से अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी काफ़ी मेहनत हरियाणा चुनाव में रही है। और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे बड़े जो फैसले लिए हैं, कई कड़े फैसले लिए हैं, उसकी सराहना पूरे देश भर में की जा रही थी। और जिस वजह से उनको हरियाणा, जम्मू कश्मीर सहित तमाम जगहों पर जो स्टार प्रचारक के रूप में जगह देने का काम किया गया था। और कहीं न कहीं जो उनकी जो मेहनत है वो हरियाणा चुनाव में रंग लाई है। और इस बार की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री हरियाणा में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद वो मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे, यानी कि 11 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद वो हरियाणा पहुंचेंगे, जहाँ शपथ समारोह है आज नायब सैनी का। वहाँ पर पहुंच करके मुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी वहाँ पर अदा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी ने सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का आगाज हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी को सदस्य बनाते हुए इस कार्यक्रम का आगाज किया। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने बीजेपी के सक्रिय सदस्य, यानी कि एक्टिव मेंबर के तौर पर उन्होंने शपथ ली, उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी और सीएम की सदस्यता के साथ इस अभियान का आगाज किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये बाकायदा सर्टिफिकेट भी एक्टिव मेंबर के तौर पर, बीजेपी के सदस्य बनने के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को दिया गया। और इस तरह से यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत होती हुई और अब मकसद ये, एम ये कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को भी जोड़ा जा सके, इस अभियान का हिस्सा बनाया जा सके, उन लोगों तक पहुंचा जा सके और उन्हें भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा सके, बीजेपी के एक्टिव मेंबर के तौर पर ज्वाइन करवाया जा सके। उधर खाने में थूकने और गंदगी पर धामी सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। धामी सरकार ने इसी कड़ी में बकायदा
डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी कर दी है ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहने पाए, लोगों को पता हो क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या अगर आपने नियम कानून का उल्लंघन किया तो कितना जुर्माना लगेगा। बता दें, जुर्माने के तौर पर 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना वसूलने की तैयारी है। बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, ये गाइडलाइंस जारी की गई है। फोटो पहचान पत्र के साथ साथ ग्लव्स हाथों में पहनना ये जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि खाने पीने की चीज़ों को गंदगी से बचाया जा सके, गंदे हाथों से बचाया जा सके। उत्तराखंड में खाने पीने की चीज़ों पर थूक लगाने वालों के खिलाफ अब ये कड़ी और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसको लेकर बाकायदा सख्त गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका जाएगा। हाल ही में देहरादून से, मसूरी से, वहां के होटल्स और ढाबों पर, ऐसी बहुत सारी जगहों पर खाने पीने की चीज़ों में थूकने की घटनाएं सामने आई थी। वीडियोस वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और इस पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए एफडीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसे मामलों की सघन जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नज़ीर पेश की जा सके, बाकी लोगों को भी ये सबक सिखाया जा सके कि अगर उन्होंने भी ये ज़रूरत की तो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए वो तैयार रहे, कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा शुद्धता और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरीश हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, क्या कुछ गाइडलाइंस के अंदर सख्ती के साथ कहा गया है और अगर कोई इनका उल्लंघन करेगा तो क्या होगा उनके साथ? देखिए शिल्पा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में किसी भी हाल में जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये साफ कहना मुख्यमंत्री का है। और जिस तरह से लगातार विभागवार समीक्षा यहाँ पर की जा रही है, लगातार अभी आपने देखा कि कल पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की तरफ से भी एक एसओपी जारी हुई है। सभी रेस्टोरेंट, सभी जो कैफे हैं वहां पर जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं उनका सत्यापन होना है। पुलिस को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक जनपद की अगर बात करें तो प्रत्येक जनपद के जो एसएसपी, एसपी हैं उनको भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि जो होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, वहाँ पर सघन जो अभियान है वहाँ पर चलाया जा सके और जो सत्यापन का जो कार्य है वहाँ पर किया जा सके। आज की अगर बात करें तो जो खाद्य पूर्ति जो अधिकारी हैं उनको भी विशेष तौर पर यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से अगर पाया जाता है या खाने में मिलावट अगर पाई जाती है या फिर इस तरह का थूक जिहाद अगर यहाँ पर देखने को मिलता है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। न केवल कार्रवाई बल्कि उनसे होता है हरीश की थूक जिहाद के खिलाफ इस सख्ती का क्या ग्राउंड जीरो पर भी असर देखने को मिलेगा? ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के मामले रुके, लोग खाने में थूके ना? गंदगी को दूर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, ग्राउंड जीरो पर नजर कैसे रखी जाएगी? देखिए, खाद्य पूर्ति जिस तरह से खाद्य पूर्ति सचिव राजेश कुमार हैं, उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा गया है कि सभी जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं या छोटी ठेलियां हैं जहां पर लोग खाना बनाते हैं तो वहां पर सभी का सत्यापन होना चाहिए और न केवल वहां पर जांच लगातार वहां पर की जा सके और जो लोग अगर इस तरह का कृत्य करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ न केवल कानूनी कार्यवाही बल्कि जुर्माना वसूली का भी जो काम है वो किया जा सके। इसमें 25,000 रुपए से 1 लाख तक रुपए का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की करतूत करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री की अगर बात करें शिल्पा, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो दंगा विरोधी जो कानून यहाँ पर रखा है तो उसमें भी यही साफ देखने को मिल रहा है कि अगर जो भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, अगर उसको क्षति पहुंचाता है तो उससे ही हर्जाना वसूल किया जाएगा। अगर जो सरकारी वाहन तोड़फोड़ किया जाता है तो उनसे ही जो सरकारी वाहनों की जो क्षतिपूर्ति है वो उनसे वसूला जाएगा। तो इसकी सराहना लगातार प्रदेश में की जा रही है। पर लगाम
लगाने को लेकर, शिकंजा कसने को लेकर जो दारोमदार है वो अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों को अब एक्टिवली ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करना होगा। इस सख्ती का असर तभी देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक टीम मजबूत नहीं होगी और ये टीम जागरूक नहीं होगी, तब तक इस तरह का जिहाद होना या इस तरह की कृत्य होना ये रोक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब तक अधिकारी सड़क पर नहीं उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते हैं, तब तक ये कहना बहुत असंभव है। लेकिन मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि अगर इस तरह का कार्य अगर किया जाएगा, जो भी इस तरह की चीज़ें पाई जाएँगी, जिनके सर्कल में इस तरह की चीज़ें पाई जाएँगी, तो सिर्फ़ उन पर भी गाज गिर सकती है। ऐसे में अब बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो खाद्य पूर्ति विभाग हो, चाहे वो तहसील प्रशासन हो, चाहे वो ज़िलाधिकारी हों, चाहे वो एसएसपी हो, सबके ऊपर गाज गिर सकती है, अगर वो इस तरह की जो अभियान है, इस तरह की जो लेकिन चेकिंग अभियान है चेकिंग उसमें कैसे होगी, ये सवाल जहन में खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि देखिए जो छोटे-मोटे ढाबे होते हैं, क्या वो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगवाना अफोर्ड कर पाएंगे या फिर शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद मुहैया करवाई जाएगी? इसको लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस है, इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है? देखिए जो नगर निगम क्षेत्र होते हैं या फिर नगर निकाय के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर नगर निगम की, नगर पालिका, नगर पंचायत की तरफ से सीसीटीवी कैमरे मुहैया करवाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इसमें जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से इस तरफ विचार भी किया जा रहा है कि अगर इस तरह का कृत्य अगर पाया जाता है, तो उसको ठीक है। कैसे डिफाइन किया जाए। तो इसके लिए सभी जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो लगाए जाने अनिवार्य होंगे और ऐसे में अगर वो होटल से या या फिर जो बिल्कुल, छोटे दुकानदार एग्जैक्टली। होते हैं, सिर्फ अगर वो नहीं सरकार की लगाते हैं सख्ती से काम नहीं चलने वाला है, सबका सहयोग इसमें अनिवार्य है, अपेक्षित है, तभी तस्वीर बदली जा सकती है। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में महिला नीति लाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। आगामी कैबिनेट में बकायदा इसको लेकर ड्राफ्ट लाने की तैयारी भी की जा रही है। रेखा आर्य की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महिलाओं को और ज्यादा सशक्त करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम, महिला नीति लाने की तैयारी। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य की तरफ से इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। हरीश खन्ना हमारे साथ लगातार संवाददाता लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, महिलाओं को और ज्यादा सशक्त करने की दिशा में ये किस तरह की नीति लाई जा रही है? क्या कुछ खास इस नीति में और कैसे तस्वीर बदली जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए? शिल्पा देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कहीं न कहीं जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो 2 बार की जो सरकार बनी है, वो कहीं न कहीं महिलाओं को तसल्ली चाहता है और निश्चित तौर पे महिलाओं की उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए विशेष सोचे। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण जो मंत्री हैं रेखा आर्य, उनकी तरफ से यहाँ पर एक बैठक की गई है, जिस बैठक में ये कहा गया कि अब महिला नीति को लेकर के जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद जो महिलाओं को तमाम जगहों पर किस तरह से उनको प्रोत्साहन किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनकी आजीविका मजबूत की जा सके, इस तरफ भी लगातार सरकार काम कर रही है। न केवल गाँव कस्बों में बल्कि जो शहरों में रह रही महिलाएं उनकी तरफ भी सोचा जा रहा है। एक विशेष तौर पर यहाँ पर महिला नीति लाने की कोशिश यहाँ पे सरकार द्वारा की जा रही है और सरकार की मंशा है कि अब तमाम जगहों पर जो महिलाओं को है उनको क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो राजनीति हो चाहे अन्य चीज़ें हों, वहाँ पर उनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें तो और अपने ड्राफ्ट का पैरों पे काम मजबूत कितना हो पूरा सकें। हुआ है हरीश? आगामी कैबिनेट में जो ड्राफ्ट लाने की बात कही जा रही है, ड्राफ्ट का काम कहां तक पहुंचा है? देखिए, अभी शुरुआत हो चुकी है शिल्पा, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है वो महिलाओं को मजबूत करना और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य जगहों पर किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा सके, उनकी आजीविका बढ़ा जा सके, तो इस तरफ लगातार काम किया जा रहा है। हालाँकि जो आगामी जो कैबिनेट होगी उसमें ये जो प्रस्ताव है ड्राफ्ट के रूप में रखा जाएगा, उस पर एक विशेष कानून यहाँ पर लाया जाएगा ताकि महिलाओं को भी चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी पेशे में हो, उनको वहाँ पर आरक्षण या उनको वहाँ पर जगह मिल सके। इस तरफ लगातार काम किया जा रहा है। मंत्री रेखा आर्य की तरफ से ये भी यहाँ पर ये कहा गया है विभागवार कि विभाग में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के जो योजना है वो तैयार की जा रही है। जो ड्राफ्ट है वो बहुत जल्द तैयार हो जाएगा और उसे आगामी जो कैबिनेट होगी उसमें रखा जाएगा और एक कानून के रूप में उसे पेश किया जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का हेलीकॉप्टर मुनस्यारी पहुंचा। हेलीकॉप्टर से मुनस्यारी तहसील लाए गए सीईसी, इस तरह से उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। दरअसल पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। खराब मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर करवानी पड़ी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर मुनस्यारी तहसील मुख्यालय पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षित मुनस्यारी तहसील मुख्यालय लेकर पहुंचा। हेली सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सहित सभी लोगों ने बीती रात, दरअसल वहां एक रालम गांव पड़ता है, उस गांव के एक घर में अपनी रात बिताई। नीलम की ओर जाते वक्त मौसम बेहद खराब हो गया, इस वजह से हेलीकॉप्टर ने वहां पर रालम गांव में ही इमरजेंसी लैंडिंग की थी, जिसके बाद फिर इस गांव से राजीव कुमार को, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनके साथ जो उस समय लोग मौजूद थे, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। सभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुनस्यारी से आगे पड़ता है, और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं, और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ़ हैं, और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा तो उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुनस्यारी से आगे पड़ता है, और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं, और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ़ हैं, और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा तो उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। पुष्कर, कैसे फंसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार वहां पर? कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद था, और कितना समय लगा उनको वहां से रेस्क्यू करने में? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, ये कल का मामला है। कल का जो मामला है ना, जो बीत गया है, उसका ये मामला है कि जो उत्तराखंड मुख्य चुनाव आयोग थे, वो जो है रामल गांव की ओर जा रहे थे, और यहाँ पे मौसम खराब होने के कारण पिथौरागढ़ की घटना है। मुनस्यारी तहसील में जो है आज सुबह इनको रेस्क्यू कर दिया गया, क्योंकि जो गांव था, गांव में कल इनको एक खेत में जो अपना हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे इमरजेंसी इसकी लैंडिंग करी गई, और उसके बाद उनको रात भर 3 लोग थे, और उत्तराखंड के चुनाव आयुक्त और उनके साथ जो 2 लोग और यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर में थे। और उसके बाद जो है मिलन की तरह ये इनको जाना था अपने कार्यक्रम के तहत, और उसके बाद जो है अचानक जो है मौसम की खराबी जो है पिथौरागढ़ में देखने को मिली, और अचानक जो है रामल गांव में जो है हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। और उसके बाद जो आज सुबह जो है यहाँ पे इनका रेस्क्यू करके जो है मुनस्यारी तहसील, यानी मुनस्यारी, क्योंकि जो जहाँ पहले ये लोग रुके हुए थे, मुनस्यारी से आगे रुके हुए थे, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग हुई शिल्पा, वहाँ पे कनेक्टिविटी की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब जो है आज सुबह का जो मामला है, सुबह जो है मुनस्यारी तहसील में इनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंच गया, और 3 लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। और आपने जैसे देखा होगा, जिलाधिकारी से भी इनकी बात हो गई था, और जो देहरादून के जो आयुक्त हैं, इनसे भी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा हम इसको कह सकते हैं, जो हादसा टलने से जो है बच गया है, और जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो सेफली जो है मुनस्यारी तहसील में अभी जो है 3 लोग इनका रेस्क्यू कर दिया गया है। शिल्पा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह नेगी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की तरफ से जनपद राजकीय और ग्राम समाज की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के तहत कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजयवीर सिंह के दिशा निर्देश पर तहसील हरिद्वार प्रशासन सरकारी भूमि की कड़ी निगरानी कर रहा है। अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल नियम के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में 3 राजस्व ग्रामों से अतिक्रमण हटाया गया। उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक सुभाष चौहान, सुंदर सिंह तोमर की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में वहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया।
3 राजस्व ग्रामों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इससे तहसील क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। के निर्देश शासन से प्राप्त हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें निरंतर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा सबसे प्रथम तो बहादुराबाद में एक तालाब की जगह थी, वहाँ पे पूर्व में भी कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन मौके पे जो किया जा रहा था उसको रोका गया और उसको तोड़ा गया जो किया जा रहा था। उसके उपरांत सराय में एक अतिक्रमण हटाया गया था ग्राम समाज की जगह से, और उसके बाद बिशनपुर कुंडी में एक स्टॉक के अंदर कुछ 2-2.25 बीघा ज़मीन को दबाया हुआ था, उस वहाँ दीवार तोड़ के उसको फ्री कराया गया। में विभिन्न विभागों को भी निर्देश जा चुके हैं, सिंचाई विभाग, वन विभाग, PWD, तो हर विभाग के साथ ही फॉलोअप करा जा रहा है। अभी हम लोग चूँकि तहसील प्रशासन ग्राम समाज की जगह और तालाब की जगह को प्राथमिकता से देखता है, तो हमारा फोकस अभी उन्हीं अतिक्रमणों को हटाने का है। उसके अतिरिक्त वन भूमि और सिंचाई विभाग की भूमि से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर चलेगी। खबर रुड़की से, जहां अपने कड़े एक्शन के लिए चर्चित रहने वाली ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने दूसरे दिन भी एक क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई को जारी रखा। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में वहां पर हड़कंप मच गया। अनीता भारती को पिछले कुछ दिनों से लगातार उस रुड़की इलाके में नकली दवाइयां बिकने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लेते हुए छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, इस अभियान को शुरू किया। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं पाई गई है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनीता भारती ने कई मेडिकल स्टोर संचालकों को जमकर फटकारा। कुछ दवाइयों के सैंपल्स लेकर उन्हें लैब भिजवाया गया जांच के लिए, जहां जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।